बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो डाइटरी मैनेजमेंट ऑफ डायवर्टिकुलोसिस है। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि डायवर्टिकुलोसिस है क्या, इसके साइंस एंड सिम्टम्स क्या हैं, इसके कॉजेज क्या हैं, और इसके बाद फिर हम डाइटरी मैनेजमेंट की तरफ जब मूव करेंगे तो उसमें हम ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डाइटरी मैनेजमेंट देखेंगे। फिर जो डाइट है उसकी एडिक्वेसी की बात करेंगे, और लास्ट में जाके हम कुछ फूड चॉइसेस की बात करेंगे कि कौन सी फूड्स हैं उनको यूज करना चाहिए और कौन सी फूड्स हैं उनको अवॉइड करना चाहिए। Diverticulosis is basically a condition that develops when pouches from the walls of colon emerge। तो ये लार्ज इंटेस्टाइन की बात हो रही है और उसमें कॉलन के अंदर सैक लाइक स्ट्रक्चर्स जो हैं वो बनना शुरू हो जाते हैं, बल्जेस होना शुरू हो जाती है। बल्जेस मीन्स कि बाहर की तरफ जो है वो पाउचेस जो हैं वो निकलना शुरू हो जाती हैं, और अगर हम इंटीरियर देखें तो अंदर आपको एक होल से नजर आते हैं। These pouches are usually very small in diameter, around 5 to 10 millimeters, but can be larger with the passage of time. In diverticulosis, the pouches in the colon wall do not cause symptoms. So we can say that diverticulosis is a asymptomatic disease. There will be no indicator that someone is suffering from the diverticulosis. So up till now, we have just learned that having diverticula in the body is known as diverticulosis. Diverticulosis is a common disorder, especially in older people, and there are a lot of reasons for this. For example, with the passage of time, every organ, every cell loses its efficiency. Secondly, we have limited intake of our foods, especially foods, fruits and vegetables, means foods rich in dietary fiber. Simultaneously, we also have limited intake of water, drinking water. So ultimately, these conditions trigger the diverticulosis. Diverticulosis is a condition which is rarely seen in the age of 30, और इसकी रीजन क्या है कि इस यंग एज के अंदर हम जो है वो स्टफ जो है वो ज्यादा खाते हैं, जो कि फाइबर का सोर्स है, प्लस इसमें कुछ फिजिकल एक्टिविटी भी इन्वॉल्व है, और प्लस इसके साथ जो है वो फ्लूइड का इनटेक जो है वो भी बेहतर होता है। If we talk about the gender differences, both men and women are equally affected. इसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है कि ये मेल में ज्यादा होती है या फीमेल में ज्यादा होती है। हर वो बंदा जो जिस तरह मैंने अभी कुछ एसओपीज की बात की थी कि फाइबर का इंटेक कम है, पानी का इंटेक कम है, फिजिकल एक्टिविटी कम है, चाहे वो मेल है या फीमेल है, उसको डायवर्टिकुलोसिस होने के चांसेस हैं, एक्सेप्ट कि एजिंग फैक्टर जो है, एजिंग के साथ साथ जो है ये ज्यादा बढ़ती है। Some experts believe that abnormal contractions and spasm resulting in intermittent high pressure in the colon may cause diverticula to form in a weak spot of the intestinal wall. तो बेसिकली फूड जो है वो बाउल में से मूव करती है, और जर्नी जो है वो माउथ से शुरू हुई थी और एनस पे जाके एग्जिट पे जाके खत्म होती है। तो फूड का जो ट्रांजिट है थ्रू द स्मॉल इंटेस्टाइन टुवर्ड्स लार्ज इंटेस्टाइन, उसमें हम देखें तो डायामीटर जो है वो इंटेस्टाइन्स का डिफर करता है, और पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है, मस्कुलर मूवमेंट है, जिसकी वजह से फूड जो है उसको पुश किया जाता है और वो आगे मूव करती है। दूसरा, इस मस्कुलर मूवमेंट का एक्शन का ये भी बेनिफिट है कि मिक्सिंग का प्रोसेस जो है वो भी बेहतर हो जाता है। लेकिन अब मसला क्या आता है, फॉर एग्जांपल अगर जो है वो बाउल मूवमेंट जो है वो प्रॉपर नहीं रहती, फाइबर का इंटेक जब हम कम लेते हैं, पानी जब हम कम पीते हैं, या कोई हेल्थ इशू है फॉर एग्जांपल, तो अल्टीमेटली
ये जो रिदमिक मूवमेंट है ये डिस्टर्ब हो जाती है, और स्पेशली वो एरियाज जहाँ पे डायमीटर जब कम होता है वहां पे प्रेशर ज्यादा डेवलप हो जाता है, प्रेशर बिल्टअप हो जाता है। और अगर ये प्रैक्टिस जो है वो कंटिन्यूस रहती है थ्रू आउट द लाइफ, तो अल्टीमेटली कुछ एरियाज जो हैं वो इतने वीक हो जाते हैं कि वहां से इनिशियली बल्जिंग हो जाती है, और लेटर फेज पे जो है वो उसी बल्जिंग को हमने डाइवर्टिकुलम का नाम दिया, और अगर एक से ज्यादा जगह पे ये प्रॉब्लम है तो उसको डाइवर्टिकुला बोल देंगे। और एक फेज आती है लाइफ की कि जहाँ पे फिर और भी कॉम्प्लिकेशंस आना शुरू हो जाती हैं, ठीक है। इन्हीं डाइवर्टिकुला के अंदर अगर फाइबर का इनटेक पहले भी हमने कम रखा जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ गई, और जब प्रॉब्लम आ चुकी है फिर भी हम फाइबर का इनटेक जो है वो बेहतर नहीं कर रहे, तो अल्टीमेटली अगर जो फीकल मास है वो स्टक कर जाता है, उसका स्टे टाइम जो है वो बॉडी के अंदर ज्यादा है ड्यू टू कॉन्स्टिपेशन, तो इन होल्स के अंदर, इन पाउचेस के अंदर जो है वो स्टक होने के उसके चांसेस हैं। तो अल्टीमेटली ड्यू टू हायर नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म या तो इन्फेक्शन हो जाएगा, या फिर वहां पे ये इन्फ्लेमेशन हो जाएगी, और ये इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन जो है इसको हमने डाइवर्टिकुलाइटिस का नाम दिया था। तो डाइवर्टिकुलाइटिस जब आ गई तो फिर हमारी डाइटरी मैनेजमेंट है वो टोटली डिफरेंट हो जानी है, फिर हमारा ऑब्जेक्टिव जो है वो लो फाइबर इनटेक आ जाता है। तो डाइवर्टिकुलाइटिस जब आती है ना तो इसके सिम्टम्स भी अपीयर होना शुरू हो जाते हैं। तो अभी तक जो है वो हमने देखा है कि डाइवर्टिकुलोसिस के फॉर्म में कोई साइंस एंड सिम्टम्स नहीं है। Low fiber diets may play a role in the development of diverticulosis. In rural Africa, you can compare the villagers with the urban people because villagers eat less refined foods as compared to urban ones. In rural Africa, where the diet is high in roughage, diverticulosis is very rare. तो वो लोग जो हैं जो भी खाते पीते रहते हैं उसमें फाइबर बेहतर होने की वजह से, चाहे वो सॉर्गम में से आ रहा है, चाहे वो कॉर्न जो है उसको वो यूज करते हैं वहां से आ रहे हैं, तो उनके अंदर ये प्रॉब्लम जो है वो नेचुरली कम है। There also appears to be a genetic predisposition to diverticulosis that if your parent or grandparent had diverticulosis, you may develop it as well. तो अब एक और जो है वो जेनेटिकली अगर हम देखें तो वो भी फैक्टर है, स्पेशली जिनके पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स में अगर ये डायगोनाइज होती है तो जो उनके आगे चिल्ड्रन है दे आर मोर प्रोन टुवर्ड्स द diverticulosis and diverticulitis. So they should be more careful and they should modify their diets at the earliest age so that these complications or diseases can be avoided. तो ये भाई समरी आ गई यहाँ पे जिसमें हमने डाइवर्टिकुलोसिस और डाइवर्टिकुलाइटिस या दोनों को इकट्ठा शो ऑफ कर दिए। तो अगर ये आप देख रहे हैं ना कितने पाउचेज हैं यहाँ पे, कितने सैक्स बने हुए हैं, तो अगर ये एक हो तो उसको हम डाइवर्टिकुलम बोलते हैं, और अगर एक से ज्यादा हो जाए तो सिर्फ इनकी प्रेजेंस होना, merely the presence of diverticula is known as diverticulosis। और ये प्रॉब्लम कौन से ऑर्गन का है? इंटेस्टाइन का। डाइवर्टिकुलाइटिस के केस में जो है वो इन्हीं पाउचेस के अंदर किसी एक में या किसी एक से ज्यादा में अगर इन्फ्लेमेशन हो जाती है, इन्फेक्शन हो जाता है, तो उसको हम डाइवर्टिकुलाइटिस बोलते हैं। और इसका एक इंडिकेटर ये भी क्या होता है कि स्टूल पास करने के बाद जो है वो फ्रेश ब्लड जो है वो उसकी ब्लीडिंग होती है। तो अब ब्लीडिंग है या ब्लड लॉस है तो इन पेशेंट्स के अंदर जो है वो अनीमिया होने के भी चांसेस होते हैं लेटर लाइफ में। अब यहाँ पे इंटीरियर देख रहे हैं कॉलन का जिसमें आपको पल्जेस या होल्स जो है वो नजर आ रहे हैं, और यहाँ पे एक्सटीरियर आपका ये दो व्यूज हैं। तो मेरा ख्याल अब आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो काफी हो गई है दोनों डिजीजेस के बारे में। हैविंग द diverticula only is known as diverticulosis, and having the diverticula with inflammation is known as diverticulitis.
अब ये डिजीज जो है ये डिफरेंट स्टेजेस पे जो है वो अपने आप को रिफ्लेक्ट कर सकती है। तो अगर हम अर्ली डायग्नोज करते हैं तो हम हो सकता है कि अर्ली स्टेज की इंडिकेशंस जो है वो उस इंडिविजुअल के अंदर देखें और लेटर फेज पे जाके ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म जो है वो नजर आती है। तो फर्स्ट वन इज डायवर्टिकुलोसिस, ठीक है, जो कि मैंने कहा कि सिंपली प्रेजेंस ऑफ डायवर्टिकुला को शो करती है और इसके कोई सिम्टम्स नहीं थे, किसी तरह का इंडिकेटर नहीं था इंडिविजुअल को। वो हॉस्पिटल में गया किसी और पर्पस के लिए और जब उसका बॉडी स्कैन किया गया, उसका बेली स्कैन किया गया, तो वहां पे पता चला कि भाई इसके अंदर जो ये प्रॉब्लम भी हो चुकी है। तो डायवर्टिकुलर डिजीज विद मॉडरेट ऑनगोइंग सिम्टम्स, ठीक है। तो अब दो पॉसिबिलिटीज होती हैं डिजीज की, एक को हम मॉडरेट बोलते हैं या क्रॉनिक बोलते हैं, और दूसरी वो है जो कि सीवियर होती है। तो सीवियर केस जो होता है ना उसमें अटैक बड़ा शिद्दत का होता है, ठीक है, और इसके लिए मोस्टली हमें हॉस्पिटलाइजेशन करना पड़ती है। और मॉडरेट में अगर हम देखें तो यहाँ पे हम डाइटरी मैनेजमेंट करके कुछ जो डिजीज का जो प्रोग्नोसिस है बेसिकली उसकी कह लें कि आगे बढ़ने का जो एक फ्लो है उसको हम किसी हद तक स्लो करने में कामयाब हो जाते हैं। तो इन केस ऑफ क्रॉनिक इसको SCAD भी बोलते हैं, जो कि बेसिकली है सिगमेंटल कॉलिटस एसोसिएटेड विद डायवर्टिकुला, और इसी तरह इसको हम सिम्पटमेटिक अनकॉम्प्लिकेटेड डायवर्टिकुलर डिजीज भी बोलते हैं। सिम्टमेटिक है भैया, अभी है यहाँ सिम्टम्स हैं वो कुछ अपीयर होना शुरू हो गई हैं, ठीक है, लेकिन अभी कॉम्प्लिकेशंस इतनी ज्यादा नहीं है कि कोई मेडिकल ट्रीटमेंट या सर्जिकल जो है वो जरूरत पड़े। हाँ, यहाँ पे एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल जो है वो हेल्पफुल हो सकता है, ठीक है। तो ये बेसिकली क्रॉनिक डायवर्टिकुलोसिस है, क्रॉनिक डायवर्टिकुलाइटिस पे, ठीक है, क्रॉनिक डायवर्टिकुलाइटिस कि जिसमें अब कुछ सिम्टम्स कुछ इन्फ्लेमेशन जो है वो हो चुकी है। एक्यूट के अंदर जो है वो मैंने आपसे पहले बात शेयर की है कि इसमें मैक्सिमम सिम्टम्स अपीयर हो जाती हैं और डिजीज जो है वो अपना फुल पावर के साथ अपने आप को रिफ्लेक्ट करती है, ठीक है। तो अगर ये कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में है तो कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में फिर उसका इलाज जो है वो भी ज्यादा फोकस के साथ करना पड़ता है। बाज दफा कुछ चंद जो डायवर्टिकुला हैं उनको सर्जिकली रिमूव कर दिया जाता है और इसके बाद फिर मेडिकल चेकअप की जरूरत रहती है क्योंकि दोबारा होने के चांसेस हैं। लेकिन अगर कॉलन जो है उसको कंप्लीटली रिमूव कर दिया जाए तो फिर दोबारा चेकअप की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि प्रॉब्लम जहाँ पे होनी थी उस ऑर्गन को, उस पोर्शन को ही बॉडी से रिमूव कर दिया गया। ये बड़ा अच्छा एक फ्लो डायग्राम है। यहाँ पे अगर कोई पेशेंट आता है तो उसकी हम डायग्नोसिस कर सकते हैं कि वो किस स्टेज के ऊपर है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल एक इंडिविजुअल है सस्पेक्टेड एक्यूट डायवर्टिकुलाइटिस, वो आता है और वो कहता है कि मुझे शक है कि मुझे जो है ना डायवर्टिकुलाइटिस है। तो SOP क्या कहता है कि उसका पहले एब्डोमिनल सीटी स्कैन किया जाए। सीटी स्कैन करने के बाद अगर उसमें को पाउचेस जो है वो नजर नहीं आते कॉलन के अंदर तो हम कहते हैं नो डायवर्टिकुलोसिस, और फिर उस पेशेंट को कहा जाता है कि भाई आप जिस शक के साथ आए थे ना, जिस प्रॉब्लम की वजह से, वो प्रॉब्लम आपको नहीं है, सो यू कैन गो फॉर अनदर डिजीज, काइंडली सर्च फॉर अनदर डिजीज। एक ऑप्शन ये था। सेकंड ऑप्शन ये है कि सीटी स्कैन करने पे पता चलता है कि उसकी बॉडी के अंदर तो डायवर्टिकुला बन चुके हैं। अब अगला स्टेप हमें कहता है ये देखना है कि डायवर्टिकुला जो है वो इन्फ्लेम्ड है या एसिम्प्टोमेटिक है, कॉम्प्लिकेटेड है या अनकॉम्प्लिकेटेड है। फॉर एग्जांपल ये सिनेरियो, अब इस पर्पस के लिए क्या किया जाएगा, एंडोस्कोपी सजेस्ट की जाती है। तो सीटी स्कैन एक टेस्ट हो चुका था, अब मजीद कंफर्मेशन के लिए इंटीरियर जो है वो व्यू जो है उसको देखने के लिए, इंटीरियर पिक्चर लेने के लिए एंडोस्कोपी जो है वो सजेस्ट की जाती है।
अब एंडोस्कोपी करने पे पता चला कि भाई अनकॉम्प्लिकेटेड डाइवर्टिकुलाइटिस है, ठीक है। डाइवर्ट कॉम्प्लिकेटेड को मैं फिर बाद में डिस्कस करता हूँ, ठीक है। लोअर साइड पे अभी हम रहते हैं कि अनकॉम्प्लिकेटेड इंडिविजुअल की जो हेल्थ कंडीशन है। तो इसमें अब ट्रीटमेंट क्या हो सकती है? आउट पेशेंट केयर, जैसे ओपीडी होता है ना हॉस्पिटल्स के अंदर के पेशेंट आते हैं और उनको दवाई शवाई दी जाती है और फिर वो घर चले जाते हैं। सेकंड हो सकता है कि उनको लिक्विड डाइट सजेस्ट की जाए, कुछ अर्सा लिक्विड डाइट जो है उसको सजेस्ट की जाए, और तीसरे नंबर पे कुछ एंटीबायोटिक्स जो है वो दे दी जाए, ताकि जो इन्फेक्शन है, इन्फ्लेमेशन है, उसको किसी तरीके से कम किया जाए। तो ये अनकॉम्प्लिकेटेड डाइवर्टिकुलाइटिस है, ठीक है। कॉम्प्लिकेटेड में आगे जो है ना वो टनल्स बनना शुरू हो जाती हैं, ठीक है, जिसको हमने फिस्टुला का नाम दिया था। वहां पे पस पड़ना शुरू हो जाती है, एब्सिस, लोकल इन्फेक्शन होने के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं, ठीक है। परफोरेशन ऑफ जो है ना वो उसके होने के चांसेस हो जाते हैं, कोई सुराख बन गया और वहां से जो है वो मटीरियल बाहर जो है वो एब्डोमिनल कैविटी में आने के चांसेस हैं। तो अगर इस तरह का प्रॉब्लम नहीं है, ये अनकॉम्प्लिकेटेड है, और अनकॉम्प्लिकेटेड में इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए एंटीबायोटिक्स दे दी जाएंगी, और कॉलन को रिलीफ प्रोवाइड करने के लिए यूज ऑफ लिक्विड डाइट सजेस्ट कर दिया जाएगा, और पेशेंट को हॉस्पिटलाइज नहीं किया जाएगा। अच्छा, इसके बाद जो है अगर वो बंदा जो है सीवियर सिम्टम्स उसमें नजर आती हैं, अभी मैं कॉम्प्लिकेशंस की बात नहीं कर रहा, मैं अभी सिम्टम्स की बात कर रहा हूं कि वो माइल्ड नहीं है बल्कि सीवियर है, तो फिर इन पेशेंट केयर की जाती है, ठीक है। उसको एडमिट करना पड़ेगा, और उसका जो इश्यूज हैं, कुछ और प्रॉब्लम्स जो उसमें हो चुके हैं, जैसे इम्यूनो सप्रेशन हो गया, भी कोमार्बिडिटी, कोई और बीमारी भी है साथ, ठीक है। तो उस वक्त जो है फिर उसको इन पेशेंट ट्रीटमेंट की जाएगी, और उसके बाउल को रेस्ट दिया जाएगा। और बाउल को रेस्ट देने का सबसे बेहतरीन तरीका क्या है कि इंट्रावेनस थेरेपी की जाए। रूट जो है ना जीआईटी, इसको कुछ अर्सा के लिए रोक दिया जाए, ड्रिप्स वगैरह लगाई जाए, इंजेक्शन जो है वो भी ड्रिप्स के थ्रू जो है वो प्रोवाइड किए जाए। तो ये इंट्रावेनस एंटीबायोटिक्स आ जाएंगी, और बाउल रेस्ट आ जाएगा, जिसमें कोई ओरल इनटेक नहीं होगा। इसके बाद जो है वो रिमिशन ऑफ एक्यूट एपिसोड्स, यानी फिर उस बंदे के अंदर जो है ना वो कुछ दिनों के बाद आता है, और फिर उसको जो है ना वो प्रॉब्लम उसी तरह का वो बताता है। तो इसके बाद फिर कंसीडर ऑनगोइंग ट्रीटमेंट विद जी, अब उसको कहता है कि आप जो पिछली उसकी ट्रीटमेंट थी ना वही उसको कंटिन्यू करवा दें, उसको एंटीबायोटिक्स या उसको कहें जी वो कंटिन्यू करें, और क्लिनिकली उसको मॉनिटर करें, यानी दोबारा उसकी जो है वो एंडोस्कोपी करें, ताकि पता चल सके कि प्रॉब्लम जो है वो ज्यादा सीवियर तो नहीं हुई। तो ये अभी तक जो मैंने आपके साथ शेयर किया है, ये डाइवर्टिकुलाइटिस हो चुकी थी, लेकिन अनकॉम्प्लिकेटेड थी, और अनकॉम्प्लीमेटेड में दो ऑप्शन थे, माइल्ड है या सीवियर है, ठीक है। अब कॉम्प्लिकेटेड की बात कर लेते हैं। तो कॉम्प्लिकेटेड में एब्सिस डेवलप हो जाना, फिस्टुला बन जाना, परफोरेशन हो जाना, ये इस तरह के चांसेस हैं, ठीक है। लास्ट टाइम मैंने बड़ी डिटेल के साथ आपके पास की थी फिस्टुला के एक फर्ज किया कॉलन और जो ब्लैडर है, ठीक है, यूरिनेशन जो स्टोर करता है और उसका एक्सक्रीशन के लिए यूज किया जाता है, उनके दरमियान एक टनल बन जाती है, और फीकल मास जो है वो ब्लैडर के अंदर जाना शुरू कर देता है, और वहां पे जाके फिर वो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन काज करेगा, और बहुत सारे और मसले मसाइल शुरू हो जाएंगे। तो इस स्टेज तक नहीं पहुंचना चाहिए अगर हम प्रिवेंटिव हेल्थ केयर के ऊपर फोकस करें। तो अब कॉम्प्लिकेटेड है, कॉम्प्लिकेटेड की में केस में फिर सर्जिकल उसका ट्रीटमेंट है, इन पेशेंट सर्जिकल एंड मेडिकल ट्रीटमेंट, और उसमें अगेन दो ऑप्शन है कि अगर कोई डाइवर्टिकुला एक आध डिस्टर्ब है तो उसको रिमूव कर दिया जाए, और अगर सारा ही खराब हो चुका है तो फिर सारी कॉलन जो है उसको रिमूव कर दिया जाए।
इस वाले केस में, लास्ट वाले केस में फिर फॉलो अप की जरूरत नहीं रहती, और जो पार्शियल वाला केस है उसमें फॉलो अप जो है वो करना पड़ता है। ठीक है, तो ये भाई एक ओवरऑल जो है वो मैंने आपके साथ एक पिक्चर शेयर की है कि जब कोई इंडिविजुअल आता है तो परसेप्शन के साथ आता है, सस्पेक्शन के साथ आता है कि मुझे ये प्रॉब्लम है, तो उसको जब चेक किया जाता है तो फिर ये डायग्नोसिस अगर प्रॉपर हो जाता है तो ट्रीटमेंट जो है वो बेहतर हो जाएगी। डाइटरी थेरेपी की तरफ आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स? Objective is to basically regulate the bowel movement. So high fiber diets are suggested to prevent diverticulosis, which develops when the accumulation of fecal matter in the diverticulosis pocket results in infection and inflammation, sometimes causing ulceration or even perforation. Puncture जिसको simple words में लिख दिया गया है। तो हाई फाइबर डाइट जो है वो इसका सोल्यूशन है। सिंपल एक ही अप्रोच है जिसके ऊपर आगे आपने सारी फूड चॉइसेस को बनाना है कि फूड के वो वाले कंपोनेंट्स जिनमें फाइबर पाया जाता है उनको ज्यादा यूज करना है। दिस डाइट contain high fiber foods and promotes the soft bulky stool that pass more swiftly, are defecated more easily, and results in lower colonic pressure। ठीक है, तो कॉलन जो वहां पे प्रेशर बिल्डअप नहीं होगा और उसकी वजह से जो परफोरेशन होने के चांसेस हैं वो कम हो जाएंगे। फिजियोलॉजी जो है वो हमने काफी हद तक पहले डिस्कस कर ली है, उसको मैं दोबारा नहीं अब गो थ्रू करूंगा। मॉडिफिकेशन जो है वो आपसे पहले बात हो गई है कि फाइबर जो है उसका लेवल हमने बेहतर करना है। अब वो फाइबर कहाँ से आता है, कौन कौन सी फूड्स में ज्यादा पाया जाता है? तो फाइबर रिच फूड सोर्सेज सच एज फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, पल्सेस, होल ग्रेन प्रोडक्ट्स एंड porridge, these should be made part of a regular diet, and it is also recommended that we should gradually increase the fiber content in the food। यानी यकदम जो है ना वो अब प्रॉब्लम हो चुकी है तो यकदम जो है ना उसको फाइबर का इंटेक जो है वो उसको ज्यादा नहीं करना चाहिए, तो स्टेप बाय स्टेप जो है इसको किया जा सकता है। इसमें 2-3 ऑब्जर्वेशन है। एक ये भी है कि भाई आप फाइबर जो है ना इसको 5 से 6 घंटे बाद जो है इसको थोड़ा थोड़ा करके यूज करें, रादर देन कि एक वक्त में खा लिया। ठीक है, तो जब भी आपको मील लेते हैं तो उसके अंदर जो है वो तो फाइबरस फूड होनी चाहिए, अगर नहीं है तो आप सप्लीमेंट्स की फॉर्म में ले सकते हैं। और ओवरऑल जो है ना 20-25 ग्राम्स जो है वो डेली रिक्वायरमेंट जो है वो पूरी करनी चाहिए। ये सिर्फ हम रोटी खाने से भी पूरी कर सकते हैं। अगर हम होल व्हीट फ्लावर से बनी हुई रोटी खाते हैं तो हमें किसी और सोर्स की जरूरत नहीं रहती। और अगर हम बैलेंस डाइट की बात करें तो उसमें फ्रूट्स, वेजिटेबल और सैलड और इस तरह की चीजें रोज आती हैं। तो अगर वो डाइट का हिस्सा है, डाइट हम बैलेंस ले रहे हैं, तो फिर ये इस तरह के प्रॉब्लम्स नहीं होंगे। It is recommended to gradually increase the fiber and soften the stool and help prevent constipation. It can help decrease the pressure in the colon। एडिक्वेसी की अगर हम बात करें कि जो हमने अब ये डाइट प्लान दे दिया किसी इंडिविजुअल को, भाई हाई फाइबर फूड खाते जाओ, तो क्या उसकी न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट्स, बॉडी की रिक्वायरमेंट्स पूरी होंगी या कुछ चीजें कंप्रोमाइज होंगी? और लेट्स के अगर कुछ चीजें कंप्रोमाइज होती हैं तो फिर वहां पे कुछ और इंटरवेंशंस हैं वो लॉन्च की जा सकती हैं। तो फॉर एग्जांपल कुछ स्टडीज हमें ये बताती हैं कि अगर फाइबर का हम एक्सेसिव यूज करते हैं तो अल्टीमेटली कुछ मिनरल्स जो हैं वो बॉडी में अनअवेलेबल होना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि फाइबर जब जेल टाइप बनाता है स्ट्रक्चर तो ये अपने अंदर उन मिनरल्स को भी बाइंड कर लेता है और अल्टीमेटली बॉडी से एक्सक्रीट कर देता है। तो कैल्शियम की कमी हो जाना, फास्फोरस की कमी हो जाना, आयरन की डेफिशिएंसी हो जाना, ओवरऑल सब मिनरल्स की, लेकिन जिन मिनरल्स के मैं नाम ले रहा हूँ ये इसलिए कि इनके हेल्थ इश्यूज जो हैं वो हमारी सोसाइटी में ज्यादा है। तो हैंस कंजम्पशन ऑफ वेरिड हाई फाइबर डाइट इज सजेस्टेड। ठीक है, तो इसमें यह है कि कभी
थोड़ी बहुत कमी बेशी की जा सकती है फाइबर के लेवल में डाइट के अंदर। फूड चॉइसेस की बात कर लेते हैं तो बड़ा सिंपल सा इसका जो हमें पैटर्न यहाँ पे नजर आता है। ब्रेड, सीरियल्स एंड ग्रेन्स की बात करें तो इसमें होल व्हीट ब्रेड, ब्रेन ब्रेड, चपाती, इट इज बेसिकली मेड फ्रॉम द होल व्हीट फ्लावर। चपाती और रोटी में बाज दफा मैं आपसे फर्क पूछता होता हूँ, तो तंदूर से जो आप लगवा के लाते हैं ना वो रोटी होती है, रोटी होती है, ठीक है। रोटी वो है कि जो एक साइड से लगाई जाती है और उसकी साइड जो है उसको टर्न नहीं करते बेक करने के लिए, लेकिन चपाती जो है ना उसको आप हॉट प्लेट पे टर्न करते हैं। तो पहले फ्रंट साइड है, फिर बैक साइड है, और इस तरह उसको आप टर्न ओवर करते हैं। तो तंदूर वाले के पास बाज दफा हम जाए ना तो वो कहता है कि भाई मैदा लेके आओ तो मैं आपको रोटी लगा देता हूँ, ठीक है, या मुझसे बनी हुई आप रोटी ले जाओ। हाँ, विलेज लेवल पे एक ट्रेडिशन थी कि लोगों ने घरों के अंदर तंदूर लगाए हुए थे, तो वहां पे जो है ना वो अपने होल व्हीट फ्लावर की चपाती भी बनाते थे। तो उसमें केयर ज्यादा है, और जो ये कमर्शियल लोग हैं वो बेसिकली इतनी कह लें कि वो टेंशन नहीं लेते किसी काम की, ठीक है। उनको जो ईज लगता है या जो उनको वो जिसमें आसानी है ना वो उसकी तरफ फोकस करते हैं। तो ब्रेकफास्ट सीरियल्स, भाई ब्रेकफास्ट सीरियल्स में हमारी सोसाइटी में बहुत कम खाए जाते हैं। गंदम का दलिया जो है ना वो बाज दफा वो भी किसी को वो हेल्थ इशू हो तो फिर वो यूज करता है, लेकिन दलिया जो है ना इसको अगर हफ्ते में 1-2 दिन खा लिया जाए तो बड़ी अच्छी चीज है ये। और अब ओट का दलिया भी मार्केट में अवेलेबल है, ठीक है। तो ब्रेकफास्ट सीरियल्स में क्या है कि इंडस्ट्री जो है वो इन सीरियल्स को इनके फ्लावर्स में कन्वर्ट करके और फिर आगे इसको कुछ शेप दे देती है। तो फौजी सीरियल्स एक इंडस्ट्री है जो बेसिकली जो बहुत सारे पोरेजेस और ब्रेकफास्ट सीरियल्स जो है आप लोगों के लिए तैयार कर रही हैं, ठीक है। इसके अलावा ओट और सूजी, ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है फाइबरस होने की वजह से इनको सजेस्ट किया जाता है। सूजी में बेसिकली फाइबर नहीं है, ये बेसिकली कोर्स पार्टिकल्स हैं, आप एंडोस्पर्म के आप कह सकते हैं, लेकिन ये जो इसकी बाकी रेसिपी है ना उसकी वजह से लेक्सेटिव का काम करती है। अब हर वो चीज जो रिफाइंड फ्लावर से बनती है, चाहे वो नान है, चाहे वो रोटी है, चाहे वो बिस्किट्स और कुकीज हैं, चाहे वो केक्स और बन्स हैं, ठीक है, वो लीवन पैन ब्रेड है, इनको अवॉइड करना चाहिए। तो ये मॉडिफिकेशन डाइटरी एक मेजर होगी, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो हमारी डाइट का मेन पार्ट है। इसी तरह अगर हम राइस की बात करें तो ब्राउन राइस जो है वो प्रेफरेबल है एज कम्पेयर टू वाइट राइस। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, भाई क्योंकि इनमें फाइबर होता ही नहीं है, इनको रोकना ना रोकना, ठीक है, वो मैटर नहीं कर रहा, तो अल्टीमेटली इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। मीट के केस में भी एज सच है, मीट इज आल्सो नॉट अ गुड सोर्स ऑफ फाइबर, ठीक है, तो इसलिए इसको भी, हाँ, जो रेड मीट है ना उसको कम जो है उसका इस्तेमाल करने का कहा जाता है। दाल जो है किसी भी किस्म की पल्स जो है ये हमारी सोसाइटी में दो तरह की होती हैं, एक वो जिनके ऊपर छिलका होता है और एक जिनके ऊपर छिलका नहीं है। तो छिलके वाली दाल जो है ना उसको प्रेफरेबली यूज करना चाहिए। वेजिटेबल्स में भी जो है वो सारी वेजिटेबल्स अच्छी हैं, क्योंकि ये फाइबर का बहुत अच्छा सोर्स है, और स्पेशली लीफी वेजिटेबल्स जो है ना, ये साग बड़ी अच्छी चीज है, पालक, मेथी, इनको डाइट का हिस्सा बनाना चाहिए। ग्रीन वेजिटेबल्स हैं ये बहुत ही हेल्पफुल है। फ्रेश फ्रूट्स हैं भाई, बहुत अच्छी चीज है, ठीक है, स्पेशली कुछ फ्रूट्स जैसे गुआवा, एप्पल, पियर, ठीक है, प्लम, ये अगर आप देखें तो ये हमारा जो बाउल मूवमेंट है उसको कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं, रेगुलेट करने में हेल्प करते हैं। इनके अंदर लेक्सेटिव चीजें भी पाई जाती हैं और इनके अंदर फाइबर का कंपोनेंट भी ज्यादा पाया जाता है, तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है भाई इस वाले केस में। इसके बाद ड्राई फ्रूट्स, नट्स एंड सीड्स, ये आपने वीडियो ट्यूटोरियल में देखा है कि वो पिस्ताचियो, आलमंड और इस तरह के जो स्टफ वहां पे पड़े हुए थे, वो सजेस्ट कर रहा था डॉक्टर
इनको यूज करना चाहिए, क्योंकि जब हम इनको च्यू करेंगे तो इनमें फाइब्रस पार्ट जो है वो भी शामिल है और वो बॉडी का हिस्सा बनेगा। फैट्स एंड ऑयल्स जो है, तो जर्नल जो है वो मॉडरेशन जैसे बाकी सजेस्ट किया जाता है उसी तरह की यहाँ पे सजेशन है। अदर दैन स्पाइसेस का यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, लेकिन स्पाइसेस मैं ओवरऑल सजेस्ट करता होता हूँ, हेल्थ इशू हो या ना हो, स्पाइसेस का इनटेक जो है ना वो कम होना चाहिए। और स्पाइसेस जो है ना वो अगर तो आप प्योर फार्म में क्लोव है, ठीक है, आप क्यूमन, इन चीजों को लेके घर के अंदर यूज करते हैं तो ये इतना डेंजरस नहीं है जितना कि कमर्शियल स्पाइसेस जो हैं, ये डिफरेंट ब्रांड्स आपको मार्केट में अवेलेबल हैं, तो ये तकरीबन 40 प्लस चीजें होती हैं जो जिनसे ये मिलके बनते हैं। तो कमर्शियल एस्पेक्ट में ये होता है कि उन्होंने इंटेंसिव, जो इंटेंसिटी में ज्यादा होती है ना चीजें, शिद्दत वाली, यानी अगर सिट्रिक एसिड डाल के तो किसी चीज को खट्टा किया जा सकता है, तो उनको क्या जरूरत है कि वो उसके अंदर वो नेचुरल स्टफ डाल के वो काम लें, उनको कुछ अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। और फैट इंटेक का जो फैट का इंटेक है वो मॉडरेशन के अंदर रहते हुए अच्छी चीज़ है। डिजर्ट्स एंड स्वीट्स, इसमें भी कोई खास रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है। स्पेशली यहाँ पे आप नट्स वगैरह लगा लें, जो हमने मना किए थे लास्ट टाइम डायवर्टिकुलाइटिस में, नट्स नहीं होने चाहिए, हाई फैट नहीं होनी चाहिए, तो आप यहाँ पे गार्निशिंग कर सकते हैं इन चीज़ों के साथ जो है। फ्लूइड्स एंड ड्रिंक्स जो है, तो हाइड्रेशन पे एम्फेसाइज किया जा रहा है यहाँ पे। फ्लूइड का इंटेक जो है वो बेहतर से बेहतर होना चाहिए, वो आप जूसेस की फॉर्म में लें और जो भी आपको हॉट एंड कोल्ड बेवरेजेस अवेलेबल हैं, फ्रूट बेस्ड और वेजिटेबल बेस्ड जो ड्रिंक्स हैं वो ज़्यादा अच्छी बात है। तो ये भाई हमारी डाइटरी चॉइसेस थी डाइवर्टिकुलोसिस के सिलसिले में, ठीक है। तो अब एक और वीडियो ट्यूटोरियल में आकर मैं शेयर कर देता हूँ, जिसमें नेचुरल क्योर्स फॉर जो डायवर्टिकुलोसिस है उसकी बात की गई है। तो फर्स्ट फूड जो है इसमें पपाया सजेस्ट की गई है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम को बेहतर करने के लिए पपाया से अच्छी चीज कोई भी नहीं। और लास्ट टाइम मैं स्टोर में गया था, वहां पे मैंने देखा, तो अभी ये पाकिस्तान में इस सीजन में अवेलेबल है, तो इसको यूटिलाइज करना चाहिए। इससे आपकी इम्यूनिटी भी बेहतर होगी, यानी डाइजेस्टिव सिस्टम जब बेहतर हो जाता है तो बाकी फंक्शन हैं बॉडी के वो भी ऑप्टिमम लेवल पे चले जाते हैं। पपाया जो है इसको ग्रो करना बिल्कुल मुश्किल नहीं है। इसके जो पेपर के साइज के मुताबिक इसके जो है ना वो ब्लैक पेपर जितने इसके सीड्स होते हैं, और अगर एक आप पपीता लेके आते हैं और उसके सीड्स को अगर आप बरी कर देते हैं तो वो वहीं से वो ग्रो करना शुरू कर देते हैं और उन सीड्स को बाद में ट्रांसप्लांट किया जा सकता है। तो अगर आपके घर में एक कह लें कि 1 स्क्वायर फीट की जगह जो है ना वो भी अवेलेबल है, तो वहां पे इसका पौधा जो ग्रो किया जा सकता है और पाम की तरह ये पौधा ग्रो करेगा और उसमें आप काफी ज्यादा जो है ना उसके ऊपर पपाया लगते हैं, जो कि आपकी जरूरत को कई दिनों तक जो है वो पूरा कर सकते हैं। तो इसलिए जिनके पास स्पेस का इशू नहीं है उनको चाहिए कि वो पपाया जो है उसकी कल्टीवेशन किया करें। पाकिस्तान में अब इसकी कमर्शियल कल्टीवेशन भी हो रही है, कुछ फार्मर्स जो है वो इससे अच्छा खासा रेवेन्यू जो है वो कमा रहे हैं। तो ये बेसिकली लेग्जेटिव होने की वजह से हमारा सिस्टम जो है, बाकी इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स और इस तरह की चीजें जो है वो ऑलरेडी पाई जाएंगी।
सेकंड कंपोनेंट जो है वो ब्रांड का जिक्र किया गया है। तो ब्रांड जो है वो अब आपको मार्केट में से सॉल्युबल और इनसॉल्युबल डिफरेंट फॉर्म में अवेलेबल है। अगर आप व्हीट फ्लावर, होल व्हीट फ्लावर लेते हैं तो उसमें ऑलरेडी ब्रांड होगा। अगर आप ब्राउन राइस लेते हैं तो उसमें ऑलरेडी ये पाया जाता है। लेकिन अगर आप प्योर फॉर्म में चाहते हैं कि मैं 15-20 ग्राम 25 ग्राम जो है वो रोज खाऊं, तो उसके लिए आपको इसबगोल का छिलका ही काम प्रोडक्ट है, मार्केट में अवेलेबल है। इसी तरह पेक्टन जो है उसकी बेस पे जो है वो कुछ ऐसे अब डाइटरी फाइबर के सोर्सेज अवेलेबल हैं जिनको इवन आप पानी के अंदर जो है वो डिजॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो दोनों ऑप्शन जो है वो आपके पास अवेलेबल हैं। ब्रांड जो है ना, इसको कुछ लोग अब फ्लावर के अंदर भी मिक्स करके उसका लेवल जो है उसको, और ब्रेड बनाने में स्पेशली मार्केट में आप सुनते हैं कि हाई फाइबर ब्रेड जो है वो ब्रांड ब्रेड जिसको आप कहते हो या ब्राउन ब्रेड का आप नाम देते हो, तो उनमें फाइबर का इंटेक जो है वो ज्यादा करने की कोशिश की जाती है। लेकिन जितनी भी बेकरी प्रोडक्ट्स और स्पेशली जिनके अंदर लीवनिंग रिक्वायर्ड है, वहां पे फाइबर का इस्तेमाल जो है वो इतना ज्यादा नहीं हो रहा। इंडस्ट्रियल लेवल पे क्लेम किया जाता है लेकिन उस क्लेम को कोई वेरीफाई नहीं कर पाता। तो बेस्ट अप्रोच क्या है कि आप घर के अंदर जो है ना इन चीजों को इंश्योर करें और फ्रूट्स एंड वेजिटेबल का इंटेक जो है उसको बेहतर करें। जी, पोटैटोज भाई बहुत ज्यादा दुनिया में यूज होने वाली वेजिटेबल है। एट द टॉप इसको हम कह सकते हैं, और इसकी डिफरेंट क्रॉप्स जो है थ्रू आउट द ईयर जो है वो प्रोड्यूस की जाती हैं। तो बड़ा माइल्ड सी क्रॉप है, बेसिकली स्टार्च का सोर्स है। ठीक है, तो इसलिए इसको सजेस्ट किया जाता है कि ये सूदरिंग इफेक्ट ज्यादा रखती है, यानी ये किसी चीज को जाके कॉम्प्लिकेटेड नहीं करेगी। ठीक है, एक्सेप्ट के जो डायबिटिक्स हैं उनको केयर करना पड़ेगी, अदरवाइज ये भी एक अच्छी चॉइस हो सकती है। और इसको डिफरेंट फॉर्म्स में बॉयल करके आप इसको कह लें कि ड्राई हीटिंग के थ्रू जो आप इसको बेक करके इसको यूज कर सकते हैं। फ्राइड वेरिएंट अच्छी चीज नहीं है कि आप इसके पोटैटो चिप्स बना के खाना शुरू कर जी। योगर्ट जो है भाई, अगर डेयरी प्रोडक्ट्स की बात करें तो उसमें योगर्ट जो है फर्मेंटेड प्रोडक्ट की कैटेगरी में आता है। प्रोबायोटिक्स का बहुत अच्छा सोर्स है, और डेली डाइट के अंदर जो है कम से कम एक सर्विंग जो है वो योगर्ट होना चाहिए। ठीक है, तो इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। कैल्शियम जो है उसको भी प्रोवाइड करेगा, और जो प्रोबायोटिक्स हैं लाइव माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो गट की हेल्थ को जाके बेहतर करने में हमें हेल्प करेंगे, ये उनको भी कंट्रीब्यूट करेगा। जी, गार्लिक की बात हो रही है। गार्लिक जो है वो ट्रेडिशनली हमारी बहुत सारे क्यूजीन्स हैं जिनका ये पार्ट एंड पार्सल है। लेकिन नॉर्मली अगर आप इसको 2-3 इसके क्लोव जो हैं उसको डेली खाना शुरू कर दें तो अनकुक्ड फार्म में ये ज्यादा इफेक्टिव है। तो शुरू में थोड़ा सा प्रॉब्लम फील होगा, लेकिन एक बार आदत बन जाए तो आप 3-4 क्लोव इसके इजीली जो है वो यूज कर सकते हैं। और बहुत सारे इसके अंदर बेनिफिट्स हैं, सिंपल ये डाइजेस्टिव सिस्टम से लेके कैंसर तक, और ये इम्यून बूस्टिंग फूड की आजकल हम बात कर रहे हैं उसमें भी ये टॉप में शामिल है। अगर आपको फॉर एग्जांपल इसमें कुछ इश्यूज हैं ऐसा खाने में, तो आप इसको प्रिजर्व की फॉर्म में इसका भी मुरब्बा बनाया जा सकता है, और इसको भी चटनी या केचप या सॉसेस उस फॉर्म में कन्वर्ट करके यूज किया जा सकता है। ठीक है, तो ये भाई हमारे टॉप 5 फूड्स हैं जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। ये डाइवर्टिकुलोसिस और डाइवर्टिकुलाइटिस वाले जो पेशेंट्स हैं उनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। तो आज का टॉपिक जो हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट टाइम हम किसी नए टॉपिक के साथ जो है वो आपके साथ शेयरिंग करेंगे।